हेलो एवरीवन, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन 2 के ऊपर एमएमडी सर्वेयर का कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन सुनने में इजी लगता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, या फिर आपको जो क्रॉस क्वेश्चंस है आप आंसर दे देंगे लेकिन उसका जो क्रॉस क्वेश्चंस है उसमें आपको डाउट में डाल सकता है। तो ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिवेंट द शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन कार्गो। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट द शिफ्टिंग ऑफ ग्रेन कार्गो। इसमें ट्रिकी पार्ट्स कहाँ आता है मैं आपको बाद में अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इसका आंसर्स देख लेते हैं। द आंसर इज मेक श्योर ऑल होल्ड्स आर कंप्लीटली फुल। मतलब आपका जो होल्ड है वो इधर पूरा भरा हुआ है बाई द कार्गो, ग्रेन कार्गो। Then in case they can't be completely full, to ensure the minimum holds are partly full। मतलब अगर आपका जो होल्ड है वो पूरा भरा नहीं गया है, to ensure that minimum holds, मतलब जो होल्ड का जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो पार्टली फुल कंडीशन में रहना चाहिए। ठीक है, देन कमिंग टू द नीड टू कंफर्म दैट इवन द ग्रेन शिफ्ट, अगर आपका ग्रेन मतलब आप अलाउंस ले लिए हैं कि रोलिंग पिचिंग या फिर कुछ भी, अगर उसमें आपका ग्रेन शिफ्ट करे भी तो लेकिन एंगल ऑफ हिल शुड नॉट एक्सीड 12 डिग्री। दैट इज द क्राइटेरिया, यू नो द 12 डिग्री, सो दैट ऑल्सो हैव टू कंप्लाई विद दिस क्वेश्चन। फॉर पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट दे शुड बी प्रोपरली ट्रिम्ड। मतलब पार्टली फिल्ड जो आपका सपोज इतना तक किया हो तो ट्रिमिंग आपका प्रॉपरली किया, मतलब ट्रिमिंग क्यों करेंगे आप? अगर आप ट्रिम कर दिए बाय साइड, सपोज आपका ये कार्गो होल्ड है, आपका लोडिंग कंडीशन कुछ ऐसा, आपका लास्ट इतना कार्गो आपको डाला है, तो जब आप ट्रिम कर देंगे इसको तो ये कुछ ऐसा लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, कि उसके बाद क्या होगा, ये पूरा मतलब आपका ग्रेन जो है भरा रहेगा। ऐसा नहीं कि पार्टली जैसा पहले था आपका थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो क्या होता है शिफ्टिंग का चांस रहता है इधर उधर, लेकिन जब ट्रिम हो जाएगा तो शिफ्टिंग का चांस घट जाता है बहुत, और ऊपर से कार्गो भी मैक्सिमम तक हम लोग भर सकते हैं। इन केस द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब आपका जो ट्रिमिंग के बाद या फिर आपका जो पार्टली फिल्ड कंपार्टमेंट के बाद आपका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया आपको अलाउंस नहीं देता है, द अदर मीन्स ऑफ ओवर स्टोइंग सच एज सॉशरिंग बंडलिंग मेथड्स, ये सब मेथड्स देन आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आपका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है नॉर्मल लोडिंग या अनलोडिंग के चक्कर में, वो अगर फुलफिल नहीं होता है तो आपको ओवर स्टोइंग मेथड का या फिर जैसा कि सॉशरिंग बंडलिंग हम लोग जानते हैं, तो वो सब हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब 5 पॉइंट आप आंसर दे दिए सर्वेयर को। अगर सर्वेयर फिर पूछता भी है, इफ स्टिल शिफ्टिंग ऑफ कार्गो हैपेंस, तब क्या करेंगे? मतलब ठीक है, आप 4-5 पॉइंट बोल दिए, इतना तो आप इलाबोरेट नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट करके बोल दिए हैं। बाद में आपको पूछा कि अगर आपका कार्गो फिर भी ट्रिम शिफ्टिंग होगा तब क्या करेंगे, तो वो आपसे सुनना चाहता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस पे आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आंसर है उसका If still shifting of cargo happens, the vessel should make way to the nearest port of refuge where the cargo will be restored। मतलब आपका जो वॉयज है उस वॉयज के हिसाब से कोई भी नियरेस्ट पोर्ट ऑफ रिफ्यूज पे आप जाएंगे जहाँ पर आपका कार्गो फिर से रिस्टोर या फिर से उसको ट्रिम करवाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस vessel can arrange restoring some of its stability by organizations such as Lloyd's ACRS। ये क्या है? Ship Emergency Response Services। वो क्या करता है? Who assist such as ballasting और internal transfer, या फिर आपका जो रिस्टोरिंग है उसको वो लोग असिस्ट करते हैं। ACRS जो बेसिकली लॉयड का है, शिप इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज। ठीक है, ये दो हो गया, ये दो आप बोल भी सकते हैं आंसर के साथ, या फिर वो अगर पूछा कि फिर भी शिफ्ट हुआ तो क्या करेंगे, तो ये दो मेथड आप बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेस ऑफ ओवर प्रेशर इन कार्गो टैंक्स। ये क्वेश्चन आप सुने होंगे कि हम लोग तो वो पढ़ के जाते हैं कि कार्गो टैंक ओवर प्रेशर के लिए IG वाईजी जो है सब हम लोग पढ़ के जाते हैं, लेकिन क्या क्या कॉजेस हैं ये एक्चुअली, जो अगर आप एक टैंकर गाई है, एक टैंकर से बिलोंग करते हैं, आप टैंकर जहाज करके आए हैं, तो आपको और डिटेल्स मालूम होगा, मेरे से भी ज़्यादा आपको मालूम होगा क्योंकि मैं टैंकर नहीं किया हूँ। तो जो
मैं बल्क किया हूँ, ठीक है। तो बल्क से होकर भी मैं जो जो पॉइंट्स अभी आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ, हो सकता है कि उससे ज़्यादा होगा, या फिर मेरा कुछ पॉइंट कुछ गलत या फिर कुछ हो सकता है डाउटफुल, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि मैं बोलता हूँ मैं बल्क सेक्शन से हूँ और मैं टैंकर का ये सवाल मेरा एग्जामिनेशन के टाइम इधर उधर से या फिर कोई चीफ मेट या फिर कोई सेकंड मेट से ये सब आंसर्स मैं कलेक्ट किया था, ये सब पॉइंट्स, तो वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आंसर इज जो ओवर प्रेशर है, एज सुन एज द कार्गो ऑपरेशन स्टार्ट, मतलब आपका कार्गो ऑपरेशन, टैंकर का कार्गो ऑपरेशन शुरू हो गया, द फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर ऑफ द गैसेस, जो गैसेस प्रेजेंट है, एंड द वेपर्स इन द अलेज स्पेसेस और लिक्विड कार्गोस, ये एक रीजन हो गया जो ओवर प्रेशर है कि फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर ऑफ द गैसेस एंड वेपर्स इन द अलेज स्पेसेस और द लिक्विड कार्गोस, ठीक है, ये एक रीजन हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकेंड रीजन इज कंप्रेशन ऑफ द एयर इन द टैंक दैट कैन कॉज प्रेशर टू राइज, मतलब आपका जो कार्गो ऑपरेशन चालू हो गया तो उधर का जो एयर है, जो आपका ऑलरेडी कुछ मतलब पास्ट जो प्रेजेंट एयर था, तो उसका कुछ प्रेशर जो कंप्रेशन होगा उसके लिए जो प्रेशर राइज हो सकता है आपका कार्गो टैंक के अंदर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग अनलोडिंग द फॉलिंग ऑफ लिक्विड लेवल, अनलोडिंग के टाइम एक तो मेरा लिक्विड लेवल फॉल हो गया, कैन कॉज वैक्यूम इन द टैंक, एंड ये सब्सिक्वेंटली क्या कर सकता है, द राइज इन, मतलब जो आपका फ्लक्चुएशन इन द टैंक, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट का प्रेशर इन द टैंक फ्लक्चुएट इन द कार्गो टैंक, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये सब बहुत बार पूछता है, ठीक है, एकदम रैपिड फायर, व्हाट इज टॉपिंग अप, ग्रेस्पिंग, पर्जिंग, इनर्टिंग, ताकि आपको वो लोग देखना चाहते हैं कि ये सब एक ही लाइन का आंसर होता है, तो बहुत रैंडमली पूछा जाता है ये सब, तो मैं भी बहुत जल्दी से ये सब कवर कर देता हूँ क्या क्या है। व्हाट इज टॉपिंग अप? टॉपिंग अप इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनर्ट गैस इनटू अ टैंक, मतलब आपका टैंक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि इनर्टिंग चालू हुआ है उधर, ठीक है, इनर्ट गैस डालना चालू हुआ इनटू अ टैंक व्हिच इज ऑलरेडी इनर्ट कंडीशन, मतलब जो पहले से इनर्ट कंडीशन पे है उस पे अब इंट्रोडक्शन ऑफ द इनर्ट गैस विद द ऑब्जेक्ट, उसका क्या टॉपिंग आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखिए जो लंबा जो कैपिटल लेटर्स में है, रेजिंग द टैंक प्रेशर टू प्रिवेंट एनी इनग्रेस ऑफ एयर, मतलब एक टैंक इनर्ट है उस पर आप और इनर्ट गैस डाल रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव ये लेके कि आप जो टैंक प्रेशर है वो इनग्रेस मतलब बढ़ाएंगे, और ताकि और कोई हवा या फिर और कोई एयर अंदर आ ना सके, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिंग अप। अभी टॉपिंग ऑफ क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द लोडिंग ऑफ अ टैंक टू रिक्वायर्ड आलेज, तो इसको हम लोग टॉपिंग ऑफ कहते हैं, मतलब एक रिक्वायर्ड आलेज तक आपका जो लोडिंग टैंक आपका अगर कुछ ऑपरेशन कंप्लीशन हो गया तो दैट इज नेम्ड एज टॉपिंग ऑफ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक is gas freeing. What is this? It is the process of creating normal atmospheric conditions in the tank wherein oxygen level is oxygen O2 है, इस लेवल इज 21%, मतलब एक टैंक के अंदर आप नॉर्मल कंडीशन कोई भी गैस, कोई भी एक्सप्लोसिव जो आपका सब्सटेंस या फिर कोई एक्सप्लोसिव गैस या फिर जो आपका कुछ भी गैस छोड़ के आपको उसको नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे लाना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस फ्रीइंग, जहां पर ऑक्सीजन लेवल 21% होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज पर्जिंग. दिस रेफर्स टू inserting inert gas in a tank when it is already inerted to aim. अभी इसका एम क्या है, जो ऑलरेडी इनर्टेड कंडीशन पे है उसको हम लोग और इनर्ट गैस डाल रहे हैं, टू एम रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, मतलब आपको उसका ऑक्सीजन लेवल घटाना है। देखिए पहले का ऑब्जेक्टिव मैं और कुछ बताया था जो मैंने फर्स्ट टॉपिक पे बोला था, अभी इसका एम देखिए, इसका एम क्या है, टू रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल और एनी हाइड्रोकार्बन लेवल फर्दर देन दैट, मतलब उस कंडीशन पे जो है, अगर आपका कुछ लोडिंग क्राइटेरिया बोलता है कि इससे भी नीचे होना मांगता है आपको लोडिंग के लिए या फिर कुछ भी ऑपरेशन के लिए, तो उस टाइम पे आपको पर्जिंग करना पड़ेगा वो लेवल से नीचे गिराने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पर्जिंग कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक
Next topic is inerting. Means introduction of inert gas in a tank to aim reduce oxygen level from the atmospheric condition to below 5%. मतलब आपका मेन एम क्या होगा इसमें कि इनर्ट गैस डाल के आपको ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू बिलो 5% पे गिराने के लिए आपको इनर्ट गैस इंट्रोडक्शन का जो प्रोसीजियर्स है उसको इनर्टिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये सब एक ही लाइन का आंसर है इसीलिए उतना खींचने का भी नहीं है, आपको बोलेगा भी नहीं सर्वेयर। डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इसका आपको बहुत सारा मतलब वैरायटी या फिर टाइप्स ऑफ आंसर आप मिल सकता है नेट से या फिर कहीं पे भी, तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरा आंसर ले लीजिए या फिर आप कोई भी दूसरा आंसर भी ढूंढ सकते हैं या फिर बहुत कंबाइंड आंसर भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो मैं अपना आंसर जो प्रिपेयर किया हूँ वो वाला आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज केमिकल आर दोज कार्गो टैंकर्स, एक्चुअली केमिकल टैंकर्स का ही डेफिनेशन है, आपको पूछेगा कि व्हाट इज केमिकल टैंकर एंड प्रोडक्ट टैंकर डिफरेंस। आर दोज कार्गो टैंकर्स विच ट्रांसपोर्ट केमिकल इन वेरियस फॉर्म्स, दीज टैंकर्स आर अप्लाइड विथ कोटिंग्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस हेल्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। मतलब बहुत सारा ग्रेड्स का आप केमिकल ये जहाज केमिकल टैंकर कैरी करता है, और कोटिंग्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस मतलब अगर आपका बहुत ग्रेड्स है केमिकल का तो उसमें कुछ ये रहता है, कोटिंग ऑफ सर्टेन सब्सटेंस मतलब अलग अलग कोटिंग्स रहता है, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत सारा ग्रेड का आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सब रहता है। साइज बेसिकली 50,000 डेड वेट टू 69,000 डेड वेट होता है और कंप्लाई करता है IBC कोड को, ठीक है। तो ये काफ़ी है आपको सर्वेयर के लिए। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट टैंकर। प्रोडक्ट टैंकर आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट CPP, that is the clean petroleum product or petroleum based chemicals are used to carry refined oil of various grades to the point near the engrossing market। engrossing market या फिर engrossing industry भी कह सकते हैं आप उसको, मतलब कि ये शॉर्ट वॉयज या फिर आपका जो इनलैंड वॉयज है जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा होता है तो उस एरिया पे आपको प्रोडक्ट टैंकर्स का हाँ मिल सकता है आपको समुद्र पे, मतलब ऐसा नहीं कि सेल नहीं करता, बट प्रोडक्ट टैंकर्स बेसिकली एनग्रॉसिंग मार्केट या फिर एनग्रॉसिंग इंडस्ट्री के आजू बाजू में ही देखने को मिलता है, ठीक है। स्मॉल साइजेस इन एज अ ऑयल टैंकर, टैंक्स आर कोटेड विथ इपोक्सी फॉर टैंक क्लीनिंग। इपोक्सी पेंट रहता है टैंक वॉल्स पे ताकि टैंक क्लीनिंग में आसानी हो जाए। तो दिस इज द डिफरेंस और यू कैन से डेफिनेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट टैंकर एंड केमिकल टैंकर, ठीक है। आप अगर आपको और भी चाहिए तो आप खुद से सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बहुत मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज चेक डिजिट इन अ कंटेनर। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा खींचने का भी नहीं है। अ सिंगल फ्रेम डिजिट, दिस चेक डिजिट प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ वेरीफाइंग दैट अ सीरियल नंबर फॉर दैट सीक्वेंस इज करेक्ट, ठीक है। मतलब कंटेनर का जो लास्ट डिजिट होता है एक फ्रेम डिजिट होता है, इसके अंदर एक चेक डिजिट रहेगा आइदर 6 या फिर कुछ भी, तो बाकी जो सीक्वेंस है बाकी सारा जो नंबर है टेलू या फिर कुछ भी, तो ये डिजिट ये करेगा कि हाँ दिस सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस आर करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज नेम्ड एज चेक डिजिट फॉर अ कंटेनर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज CCC कोड फॉर कंटेनर। ये क्या है CCC कोड। CCC कोड इज कस्टम कन्वेंशन ऑन कंटेनर, ठीक है, दैट इज द कस्टम कन्वेंशन ऑन कंटेनर कोड। रेफर दैट, ये क्या रेफर करता है, सर्टिफाई अप्रूवल फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, ठीक है, कि वो आपका जो कंटेनर है वो कस्टम डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड होके आया है। तो दैट इज द CCC कोड फॉर कंटेनर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस या फिर COF क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, इसका भी बहुत सारा मिल जाएगा आपको, लेकिन कुछ भी आप तैयार करके बोल सकते हो, वैसे कुछ नहीं। एन इंटरनल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर द कैरीज ऑफ डेंजरस केमिकल्स इन बल्क शैल बी इशूड आफ्टर एन इनिशियल और रिन्यूअल सर्वे। ये एक लाइन का आंसर हो गया व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। लेकिन क्रॉस क्वेश्चंस या फिर आप उसके साथ ये सब पॉइंट जोड़ भी सकते हैं, 3 पॉइंट्स है, ऐसे आप याद रखिए। पहले आप डेफिनेशन बोल देंगे, उसके बाद वैलिडिटी उसका, इशूइंग अथॉरिटी और व्हिच कोड कंप्लाइज, तो सर्वेयर बहुत खुश हो जाएगा आपसे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी ऑफ अ COF इज 5 years. Issuing authority, a COF is issued by flag administration.
एंड व्हिच कोड कंप्लाइज विद द IMO IBC कोड। ठीक है। नाउ ये जो फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन इशू करता है उसके लिए क्या क्या चेक्स होता है? जहाज का सिस्टम, स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, फिटिंग्स, अरेंजमेंट एंड मटेरियल्स आर वाइटल पॉइंट्स टू बी इंस्पेक्टेड व्हाइल इशूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का एक छोटा मोटा डेफिनेशन या फिर उसका कुछ कुछ पॉइंट्स आपको अभी मालूम चल गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट सम ऑफ द एडिशनल सेफ्टी मेजर्स फॉर बल्क कैरियर्स। ठीक है, ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, एडिशनल सेफ्टी मेजर्स फॉर बल्क कैरियर, क्योंकि ये बेसिकली है आपका 16 चैप्टर 12 से। ठीक है, मैं इधर चैप्टर 12 डिजिट में लिखा हूँ लेकिन ये रोमन पे रहता है, आपको मालूम है। अडॉप्टेड 1997 और एंट्री इनटू फोर्स 1 जुलाई 1999। ठीक है, तो इसका मैं एक PDF कॉपी अगर आपको चाहिए, PDF कॉपी मैं एक अब मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप बहुत सारा डिटेल्स है उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूछा गया कि कौन सा एडिशनल सेफ्टी मेजर्स के बारे में 16 बोलता है, तो सर्वेयर आपसे उम्मीद रखता है कि आप 4-5 पॉइंट, बेसिक जो 4-5 पॉइंट या फिर एक रफली आइडिया कि हाँ भाई मैं 16 चैप्टर 12 नाम के अलावा मुझे मालूम है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है या फिर है, तो 4-5 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो PDF से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये बेसिकली मेरा सॉर्ट आउट किया हुआ 4-5 पॉइंट है, इसमें आप ले सकते हैं, वरना आपका मर्जी, आप PDF से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें और ज़्यादा डिटेल्स में रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या एडिशनल सेफ्टी मेजर्स? 150 मीटर लेंथ एंड मोर ऑफ सिंगल स्किन्स कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टेड बिफोर 1 जुलाई 1999 10 years ऑफ एज एंड ओवर शैल नॉट कैरी, मतलब इससे पहले किया हुआ जहाज या फिर जो 10 साल वाला या फिर जो ओवर, शैल नॉट कैरी सॉलिड बल्क कार्गो, ये सब जहाज सॉलिड बल्क कार्गो नहीं कैरी करेगा जिसका डेंसिटी 1780 kg पर मीटर क्यूब है। ठीक है, अनलेस अंडरगो ESP दैट इज एनहेंस्ड सर्वे प्रोग्राम। तो क्या बोलता है? 150 मीटर लेंथ या फिर उससे बड़ा सिंगल स्किन कंस्ट्रक्शन वाला जहाज जो 1 जुलाई 1999 से पहले बिल्ड किया हुआ है या फिर जो 10 साल का एज है, वो सब सॉलिड बल्क कार्गो नहीं कैरी करेगा जिसका डेंसिटी 1780 kg पर मीटर क्यूब से या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, अनलेस अगर वो लोग एनहेंस्ड सर्वे प्रोग्राम आपको अगर चाहिए तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, अभी बस नाम याद रखिए इसका, ESP, अनलेस वो सब जहाज ESP नहीं किया है तो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। ये सब एक्चुअली एडिशनल सेफ्टी मेजर्स का ही मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट जो है मैं बोलने के लिए आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही। ठीक है, ऑप्शन डबल साइड स्किन्स कंस्ट्रक्शन अप्लाई टू न्यू बल्क कैरियर ऑफ 150 GRT कैरिंग सॉलिड बल्क कार्गो ऑफ 1000 kg पर मीटर क्यूब, मतलब ऑप्शनल डबल साइड स्किन्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो डबल साइड का मतलब बेसिक मालूम है आपको, डबल साइड क्या होता है, डबल हल क्या होता है। अप्लाई टू न्यू बल्क कैरियर मतलब 150 GRT या फिर उससे ज़्यादा जो बल्क कैरियर्स है जो 1000 kg पर मीटर क्यूब का सॉलिड बल्क कार्गो कैरी करता है, वो सब डबल साइड स्किन कंस्ट्रक्शन होना मांगता है। ठीक है, तो यही बोलता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज शिपर डिक्लेरेशन सच एज आपका FMP, MC मॉइस्चर कंटेंट या फिर TML, HME जो आपका है हार्मफुल टू मेरीन, जो एक्चुअली आपका डेटा है कोई भी कार्गो डेटा। ठीक है, जो आपका कार्गो आप कैरी कर रहे हैं उसका जो डिटेल्स, कार्गो डिटेल्स, जैसा आपका ऑयल के लिए BDN पे रहता है, तो ऐसे जो कार्गो डिटेल्स है, जो आपका फ्लो मॉइस्चर पॉइंट होता है या फिर मॉइस्चर कंटेंट या फिर हार्मफुल टू मेरीन एनवायरनमेंट है कि नहीं, ये सब डेटा शिपर डिक्लेरेशन पे प्रोवाइड होना मांगता है। ठीक है, तो दोज आर द एडिशनल सेफ्टी मेजर्स फॉर द बल्क कैरियर्स। नाउ और भी कुछ पॉइंट्स है जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द पंपिंग अरेंजमेंट, आपका जहाज का जो पंपिंग अरेंजमेंट वो भी मतलब एडिशनल सेफ्टी मेजर्स में आता है कुछ पॉइंट। इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप जो PDF में डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ उस पर आप जाके और थोड़ा पढ़ सकते हैं, वरना इट इज़ ओके, उतना डिटेल्स में जाएगा नहीं। ठीक है, नाउ
लोडिकेटर 150 मीटर इन लेंथ एंड अबव, मतलब 150 मीटर से ज़्यादा जो जहाज है वो सब में लोडिकेटर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि लोडिकेटर कुछ भी डाल दिए आप, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन हल गर्डर SFBM स्टैंडर्ड्स बाय IMO, मतलब IMO स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा। 150 मीटर या फिर उससे बड़ा जो जहाज है उसका जो लोडिकेटर है ये सब इंफॉर्मेशन एज पर IMO स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ठीक है, हो गया। और क्या होता है डैमेज स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, इसका भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो एक बार PDF में, क्योंकि ये सब उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं PDF आपको, और क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो डैमेज स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप एक ही लाइन में बोल सकते हैं, कुछ डैमेज स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स का आइडिया है उसमें, बाकी और कुछ नहीं। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।